हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर चुके हैं पार्लियामेंट के बारे में, सारे फंक्शनिंग वगैरह सब कुछ जब मैंने कंप्लीट करा दिया है आपका। और अभी पार्लियामेंट प्रिविलेज सिर्फ रिमेनिंग में है, मैं उसको कंप्लीट करा देता हूँ आपको। तो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के प्रिविलेज क्या होते हैं? स्पेशल राइट। प्रिविलेज का मतलब स्पेशल राइट, किसी को स्पेशल कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हो तो उसको प्रिविलेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस में यही है कि पार्लियामेंट को कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए हैं। पार्लियामेंट को स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए हैं तो उसको पार्लियामेंट प्रिविलेजेस बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, दो टाइप के होते हैं, कलेक्टिव प्रिविलेजेस और आपके इंडिविजुअल प्रिविलेज। कलेक्टिव प्रिविलेजेस मतलब पूरे आपके पार्लियामेंट को दिए हुए हैं, उसमें पार्लियामेंट टोटल डिसाइड करता है कौन से प्रिविलेजेस उसको बेनिफिट करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, उनको इंडिविजुअल कुछ प्रिविलेजेस दिए हुए हैं जो दूसरों को नहीं मिलते हैं। मतलब एक पार्लियामेंट में होने के कुछ प्रिविलेजेस हैं जो कलेक्टिव हैं, एक मेंबर होने के कुछ प्रिविलेजेस हैं उसे इंडिविजुअल प्रिविलेजेस बोलते हैं, ठीक है। उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ आपको कि एक जरूरी क्यों होते हैं, ये जरूरी क्यों होते हैं, पार्लियामेंट प्रिविलेज क्यों चाहिए हमें। पार्लियामेंट प्रिविलेज इसलिए चाहिए टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अगर उनको स्पेशल राइट नहीं दिए होंगे पार्लियामेंट को तो उसका इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी मेंटेन नहीं होगी, इफेक्टिवनेस उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। इसको अभी आप समझेंगे जब मैं उनको सब डिटेल में समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे है करके, ठीक है। और किसी को कोई डाउट आ रहा हो, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। थैंक यू आकाश, आपने बता दिया मुझे। इसका इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस के लिए पार्लियामेंट प्रिविलेजेस दिए हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, जो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस दिए, इवन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आता है बट पार्लियामेंट प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को नहीं है। प्रेसिडेंट के स्पेशल प्रिविलेज अलग है। स्पेशल प्रिविलेज मैंने आपको बताया हुआ था कि इसको क्रिमिनल के केसेस में इसको पाकिस्तान प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट नहीं किया जाता। सिविल केसेस भी होते हैं तो 40 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है, उसके बाद ही उसके अगेंस्ट में कुछ केसेस लिए जा सकते हैं। तो ये स्पेशल प्रिविलेज है प्रेसिडेंट को दिए हुए हैं। बट जो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, जो पार्लियामेंट को और उसके मेंबर्स को प्रोवाइडेड हैं, वो प्रेसिडेंट को अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये पार्लियामेंट प्रिविलेज है उन सभी को अलाउड हैं जो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। जैसे आपके अटॉर्नी जनरल, वो मेंबर तो नहीं होता है, मतलब इलेक्टेड नहीं होता है, ना ही राज्यसभा में इलेक्ट होता है, नॉमिनेट होकर आता है अटॉर्नी जनरल, बट वो स्पीक कर सकता है किसी मीटिंग में, किसी कमेटी में जिसका मेंबर है उसमें स्पीक कर सकता है, पार्लियामेंट में किसी लोकसभा राज्यसभा में स्पीक कर सकता है। तो उसको भी पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के जो प्रिविलेज प्रोवाइडेड हैं वो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस उसको भी अवेलेबल हैं अटॉर्नी जनरल को। और ये यूनियन मिनिस्टर, मतलब जो अगर राज्यसभा का कोई मेंबर है वो यूनियन मिनिस्टर बन जाता है तो उसको लोकसभा के भी प्रिविलेज अवेलेबल हैं, और जो लोकसभा का है वो राज्यसभा में भी उसको प्रिविलेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो दिस आर अवेलेबल to attorney general and union minister but not to the president, even though president is part of parliament, बट उसको ये प्रिविलेज अवेलेबल नहीं है, उसके प्रिविलेज अलग हैं जो वो स्पेशली इंजॉय करता है, ठीक है। कलेक्टिव मैंने आपको बताया कि दो टाइप के होते हैं। कलेक्टिव होते हैं जो पूरे पार्लियामेंट को एज ए पार्लियामेंट एज ए इंस्टीट्यूशन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है उसमें, राइट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, ये आर्टिकल 105 में दिया हुआ है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 है उसमें दिया गया है कि लोकसभा या राज्यसभा अपनी प्रोसीडिंग्स को, इसका पब्लिकेशन किस तरीके से हो इसको वो कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। जैसे ज्वाइंट सिटिंग के टाइम पे वो अलाउ नहीं कर सकता कि बाहर के चीज को वो करे, मतलब कोई बाहर उसको पब्लिसाइज करे जो सीक्रेट मीटिंग हो रही है करके, ठीक है। तो ये सारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्रोल करने का किसका काम होता है, पार्लियामेंट का होता है। पार्लियामेंट इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि उसके अंदर में जो डिस्कशन हो रहे हैं, जो भी बात हो रही है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बाहर पब्लिसाइज ना हो। यह डिसीजन किस तरीके से पब्लिकेशन होगा ये भी है, ये चीज याद रखना। ये अगर कोई ट्रू कॉपी ऑफ डिसीजंस है या ट्रू जो प्रोसीडिंग चल रही है उसका अगर कोई पब्लिकेशन कर रहा है तो इट विल नॉट बी वायलेटेड ऑफ दिस प्रिविलेजेस, ठीक है। कोई मीडिया अगर ट्रू प्रोसीडिंग का पब्लिकेशन कर रही है तो इट विल नॉट बी वायलेटेड। बट अगर कोई फेक न्यूज या गलत न्यूज दिखा रहा है तो इट विल बी टेकन एज अ कंटेम्प्ट ऑफ, सॉरी, आपके जो प्रिविलेज हैं उनको ब्रीच किया गया, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर में काउंट किया जाएगा, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के अंदर में भी काउंट किया जा सकता है या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो दीज आर
पब्लिकेशन जो प्रोसीडिंग्स है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सोचो ऐसा ना हो मीडिया एक पार्लियामेंट में उसके कंट्रोल करने लगे, मीडिया जो अपनी तरह से रिपोर्ट दे रही है उस पर कंट्रोल करने लगे। इसके लिए ये प्रोविजन दिया गया है कि अपनी प्रोसीडिंग को जैसा चाहे वैसे वो पब्लिसाइज कर सकती है, ठीक है। जिसको चाहे उसको बोल सकती है पब्लिसाइज करने के लिए, जिसको चाहे उसको मना कर सकती है पब्लिसाइज करने के लिए। बट यूजली जो ट्रू प्रोसीडिंग है उसको मना नहीं करती है, बट जो अगर रॉन्ग प्रोसीडिंग है, किसी ने गलत तरीके से दिखाया है कोई डिसीजन को, तो उसको वो प्रोसीडिंग्स को पब्लिसाइज करने के लिए रोक सकती है, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा सीक्रेट सेटिंग कर सकती है। आपकी जो नॉर्मल सेटिंग होती है उसमें मैंने आपको पहले बताया हुआ कि आप भी जाके बैठ सकते हो, लोकसभा में राज्यसभा में कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो आप भी जाके बैठ कर देख सकते हो। स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन अगर आपको अलाउ कर दिया गया तो आप जाके बैठ सकते हो। बट सीक्रेट मीट सेटिंग में किसी को भी नहीं अलाउ करेगा, सिर्फ मेंबर्स बैठेंगे और कोई नहीं अलाउ करेंगे। ये स्पेशल है, कोई स्पेशल कंडीशन को मीट करने के लिए, अगर कोई डिसीजन ऐसा क्रूशियल डिसीजन है उसको लेने के लिए ये चीज प्रोविजन बनाया गया है ताकि वो सीक्रेट सेटिंग के थ्रू वो एक्शन या डिसीजन ले सके, ठीक है। नाउ कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इट्स ओन प्रोसीडिंग, मतलब लोकसभा या राज्यसभा जो है अपनी प्रोसीडिंग किस तरीके से होनी चाहिए उसका खुद का रेगुलेशन बना सकती है, रूल्स बना सकती है। कोई बाहर की बॉडी नहीं डिसाइड करेगी वो किस तरीके से वोटिंग होगी, वहाँ पे किस तरीके से मेंबर्स लेके आएंगे, किस तरीके से बिल की पासिंग होगी। जो हमने बताया प्रोसीजर बताया, फर्स्ट सेकंड सिटिंग थर्ड सिटिंग, ऐसा जो प्रोसीजर है रूल्स है वो सारे के सारे लोकसभा राज्यसभा ने खुद बनाए हुए हैं। तो ये खुद से बना सकते हैं, कोई बाहर की बॉडी नहीं बता सकती है, बनाएगी करके। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन के लिए जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है या फिर जो प्रेसिडेंट या फिर आपका पार्लियामेंट जो बनाती है उसके हिसाब से वो रूल्स एंड रेगुलेट करते हैं। बट जो लोकसभा राज्यसभा है उनके रूल्स और रेगुलेशन खुद होंगे ताकि वो खुद को कंट्रोल कर सके, खुद की प्रोसीडिंग कंट्रोल कर सके, कोई बाहर का मेंबर ना कंट्रोल करे। क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पीपल्स का रूल होता है। और पीपल का रूल कौन होते हैं? पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो कहाँ होते हैं? लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा में बेसिकली होते हैं, राज्यसभा में इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है। लोकसभा में डायरेक्टली होते हैं, राज्यसभा में इनडायरेक्टली होते हैं। तो लोकसभा के मेंबर्स को इसीलिए ये रूल्स दिए गए हैं ताकि लॉ बनाने में और कोई भी डिसीजन लेने में उनको कोई भी तरीके से दिक्कत ना हो, इसके लिए ये प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा वो कोई अगर उनके ये प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है, चाहे वो मेंबर क्यों ना हो पार्लियामेंट का या फिर कोई बाहर का बंदा क्यों ना हो, तो उसको पनिश कर सकते हैं ये, ठीक है। उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं, उनको पनिश कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इज अ प्रिविलेज टू देम, ठीक है। कोर्ट के अंदर में नहीं जाएगा, कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा कि उसने ब्रीच किया है कि नहीं, वो खुद लोकसभा राज्यसभा खुद ही डिसाइड करेगा आपस में कि उन्होंने प्रिविलेज को ब्रीच किया है तो उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट होएगा, ठीक है। इट हैज राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अरेस्ट, डिटेंशन एंड कन्विक्शन ऑफ ए मेंबर। मतलब अगर ये जो भी कोई किसी मेंबर को अरेस्ट होता है, डिटेंशन होता है या कन्विक्शन होता है या फिर इम्प्रिजनमेंट होता है या फिर कोई छूट जाता है जेल से, इन सारी की इंफॉर्मेशन लोकसभा या राज्यसभा को दी जाएगी, हाउस को तुरंत प्रोवाइड की जाएगी कि ऐसा कुछ एक्शन लिया जा रहा है उसके मेंबर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हुई थी, तमिलनाडु या कर्नाटका में हुई थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि उन्होंने दो जो जर्नलिस्ट हैं उनको कंटेम्प्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंडर में उनको एक्शन लिया गया था, उनको पनिशमेंट मिली थी। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केस में हुई थी, एक बार चेक कर लेना, तमिलनाडु में हुआ था, कर्नाटका में हुआ था, एक बार उसको चेक करना, उसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किस तरीके से उन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी उस मेंबर्स के अगेंस्ट में कुछ रिपोर्टिंग की थी जिसको पार्लियामेंट ने, जो लेजिस्लेचर था, स्टेट लेजिस्लेचर था, जो उन्होंने अच्छे से नहीं लिया था। याद रखना, जो मैं ये सारे के सारे कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रिविलेज बताऊंगा ये आपके पार्लियामेंट के साथ में लेजिस्लेचर को भी अवेलेबल है, स्टेट लेजिस्लेचर को भी अवेलेबल है। तो स्टेट लेजिस्लेचर भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो ये भी याद रखना, जो ये सारे हैं ये आपके स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर में भी आएंगे, सारे के सारे प्रिविलेजेस उसके अंडर में भी आएंगे। स्टेट लेजिस्लेचर को भी सेम है, मतलब वो अपने प्रोसीडिंग्स का पब्लिकेशन किस तरीके से वो डिसाइड कर सकता है, सीक्रेट सेटिंग उसकी कर सकता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, आप पनिश कर सकता है किसी को ब्रीच करने के लिए। और अगर कोई मेंबर अरेस्ट होता है, डिटेंशन होता है, कन्विक्शन होता है या इम्प्रिजनमेंट होता है या फिर छूट जाता है, उन सारी के सारी इन्फॉर्मेशन हाउस को दी जानी चाहिए, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी सेम प्रिविलेज दिए हुए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना पूरा, ठीक है। दोनों पार्लियामेंट को भी सेम है, स्टेट लेजिस्लेचर को भी ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा वो कोई भी इंक्वायरी करने के लिए
किसी भी मेंबर्स को बुला सकता है और विटनेसेस की अटेंडेंस वगैरह भी ले सकता है। ठीक है, ठीक है, किसी भी इंक्वायरी कर सकता है, उसको विटनेस को बुला के इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, द कोर्ट इज प्रोविटेड टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस और इट्स कमिटी। इसका मतलब ये कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी कि आपस में क्या डिसीजन ले रहे हैं। अगर वहां पे कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है, कोई भी बिल पास हो रही है, उसमें किसी ने भी कोई भी कमेंट किया है, किसी जो भी डिसीजन ले रही है पार्लियामेंट या लोकसभा, उसमें कोर्ट कभी भी इंटरवीन नहीं करेगी। ये इसलिए कि ऑटोनॉमी ऐसा नहीं हो किसी मेंबर को, किसी जनता को लग रहा है, मतलब अपोजिशन पार्टी के किसी मेंबर को लग रहा है कि जो मनी बिल या फिर कोई भी बिल पास हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने या फिर जो रूलिंग पार्टी है उन्हें गलत तरीके से क्या भी कोर्ट में चले गए, वहां पे केस चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, इस तरीके से उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते पार्लियामेंट में लोग सब, जो डिसीजन लेने वाले हैं उस पर इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते कोर्ट के थ्रू। तो ना ही कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, वो मोटो भी नहीं कर सकता कि अपनी मर्जी से वो देखे कि उसमें कुछ गलत डिसीजन लिया है कि नहीं। अगर उसके अंदर में कोई पीआईएल वगैरह पास होती है, याद रखना डिसीजन होने के बाद में ही सिर्फ कोर्ट देख सकती है कि लॉ सही हुआ है, बना है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कि नहीं। अगर बीच में डिस्कशन वगैरह चल रहा है पार्लियामेंट में किसी से रिलेटेड, तब वो इंटरवीन नहीं कर सकती है। टोटली प्रोविटेड है कोर्ट का इंटरवेंशन प्रोसीडिंग के टाइम पे। ठीक है, हाउस के अंदर जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, कमेटी जो कमेटी बनी हुई है पार्लियामेंट, उसकी कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है तो कोर्ट कभी भी इंटरवीन नहीं कर सकता। सिमिलरली सेम तरीके से पार्लियामेंट में को जो जजेस होते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ये स्पेशल है, यहाँ पे लिंक करेंगे। जैसे कोर्ट आपको पार्लियामेंट में इंटरवीन नहीं कर सकता, वैसे ही जजेस का जो कंडक्ट है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता है। ये इंडिपेंडेंस के लिए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का जो कंडक्ट है, जो उन्होंने काम किया है, ये डिस्कशन नहीं होगा पार्लियामेंट में, एक्सेप्ट जब उनके अगेंस्ट जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, रिमूवल का जो प्रोसेस है, वो उस टाइम पे चल रहा है, उस टाइम पे उनका कंडक्ट डिस्कस कर सकता है, अदरवाइज नहीं डिस्कस किया जा सकता है। तो ये याद रखना है, ना ही कोर्ट हाउस की प्रोसीडिंग में इंटरवीन करेगा और ना ही हाउस जो है कोर्ट का जजेस जो है, कोर्ट जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, उनका कंडक्ट को डिस्कस करेगा। तो दोनों की ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस बनी रहेगी। ठीक है, और जो आपके यह याद रखना, यहाँ पे नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर हाउस सेशन चल रहा है, अगर सेशन चल रहा है और अगर वहां पे किसी जो चाहे वो मेंबर हो चाहे आउटसाइडर हो, मतलब मैंने बोला ना कि आप भी जाके बैठ सकते हैं, तो चाहे आउटसाइडर हो चाहे वो मेंबर हो, उसका अरेस्ट नहीं हो सकता है जब हाउस में चल रहा हो विदाउट परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब एक कोई क्राइम करके अगर वो इस लोकसभा में बैठा हुआ है, तो जब तक स्पीकर नहीं बोलेगा तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेंबर भी हो सकता है या फिर कोई आपका पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन, आउटसाइडर भी आके बैठ सकता है। दीज आर कलेक्टिव प्रिविलेजेस व्हिच आर गिवन टू द टोटल एज अ इंस्टीट्यूशन टू लोकसभा, राज्यसभा एज अ पार्लियामेंट। तो उसको टोटल कलेक्टिव प्रिविलेज दिए हुए, कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेज दिए हैं जो मेंबर्स को प्रोवाइडेड है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रोवाइडेड है, या फिर जो भी आपके अटॉर्नी जनरल है या मिनिस्टर जो है उनको प्रोवाइडेड है इंडिविजुअल प्रिविलेज। इसमें क्या है कि उनको सेशन के टाइम पे, सेशन जब चल रहा है, मतलब जब आपका सेशन चल रहा है पार्लियामेंट या लोकसभा का, उस टाइम पे उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर अरेस्ट करना है तो 40 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी पहले, या सेशन होने के पहले या सेशन खत्म होने के बाद में 40 दिन का नोटिस, 40 दिन के खत्म होने के, सेशन जब चल रहा है उसके पहले 40 दिन पहले और सेशन खत्म हुआ उसके 40 दिन बाद ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है। बट दिस इज ओनली टू द सिविल केसेस। अगर क्रिमिनल केसेस में है कोई, तो वो अगर हाउस के अरेस्ट में, हाउस के अंडर में बैठा हुआ है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन से उसको अरेस्ट किया जा सकता है। पर सिविल के केसेस में सेशन में चल रहा है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता मेंबर को। ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है, आउटसाइडर या किसी और मेंबर, किसी और पर्सन के लिए नहीं है। ये सिर्फ इंडिविजुअल प्रिविलेज हैं जो इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एक्सेप्ट प्रेसिडेंट दिए गए हुए हैं सभी को। ठीक है, दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब कोई भी पार्लियामेंटेरियन एमपी जो है हाउस के अंदर कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, ना ही कहीं कोर्ट में उसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। मतलब अगर पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा में बैठ के कोई कुछ भी बोलता है तो उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ताकि उनको फ्रीडम हो कि जनता के जो क्वेश्चंस है, जो सवाल हैं, जो भी उनके रिलेटेड कंसर्न है, उनको फ्रीली और ओपनली वो डिस्कस कर सकें। इसके लिए उनको फ्रीडम ऑफ टॉक बिल्कुल एकदम
एकदम फ्रीडम ऑफ स्पीच लिख दी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी उनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन जो आपके लोकसभा बनाती है खुद के प्रोसीडिंग के लिए कि किस तरीके से बोलना है, किसको कब बोलना है करके, उसके अगेंस्ट में चलेगा, बट कोई भी कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, ठीक है। दे कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस एंड अपियर एज ए विटनेस इन केस ऑफ सेशन, जब सेशन चल रहा हो, जब सेशन चल रहा हो उस टाइम पे उनको एज अ विटनेस नहीं बुलाया जा सकता, मना कर सकते कि हमारा सेशन चल रहा है, हम एज अ विटनेस कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते, ना ही हम कोई एविडेंस दे सकते हैं उस टाइम पे। तो जब सेशन चल रहा हो तो कोई भी मेंबर्स को कोर्ट जबरदस्ती नहीं बुला सकते कि आप सेशन छोड़ के आओ, क्योंकि सेशन इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम डिसीजन लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। These are the parliament privileges which are provided to the member of parliament, and similarly these privileges are provided to state legislature also. ये भी याद रखना यहाँ पे, मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा, these privileges are provided to state legislature also, ठीक है। Now we will go to the next, that's the parliament committees. पार्लियामेंट कमिटीज इज दैट कि किसी को कोई डाउट है अभी तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? ओके, नाउ वी विल गो फॉरवर्ड। पार्लियामेंट कमिटीज क्या होती है कि पार्लियामेंट बहुत बड़ी होती है, जैसे मैंने बोला 545 मेंबर्स होते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेना है तो काफ़ी टाइम लगता है उस पर डिसीजन लेने के। इसके लिए क्या है, छोटी छोटी कमिटीज़ बना गई जो स्पेसिफिक चीज़ को हैंडल करता है, ठीक है। तो वो कमिटीज़ में कुछ मेंबर होते हैं, वो मेंबर डिसाइड करते हैं कि कैसे डिसीजन लेना है, क्या चीज़ उसमें देखनी है करके, तो उसको पार्लियामेंट कमिटीज़ बोलते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग एंड एड हॉक। स्टैंडिंग क्या होती है, जो परमानेंट बॉडी होती है, परमानेंट कमेटी होती है, उसको स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं। एड हॉक होती है जो टेम्परेरी बेसिस पे बनाई जाती है, दैट्स एड हॉक कमेटी। सिमिलरली हमने जो डिस्कस किया था कैबिनेट कमेटीज होती हैं, वैसे पार्लियामेंट की भी कमेटीज होती हैं, ठीक है। कैबिनेट कमेटी भी आपकी दो टाइप की होती है, स्टैंडिंग एंड एड हॉक, वैसे पार्लियामेंट कमेटी भी दो टाइप की होती है आपकी, स्टैंडिंग एंड एड हॉक, ठीक है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कमिटीज होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल कमिटीज। फाइनेंशियल कमिटीज जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स, मनी से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर और आपकी गवर्नमेंट की इनकम से रिलेटेड कमिटीज को, सब्जेक्ट को डील करती हैं कमिटीज, उनको फाइनेंशियल कमिटीज कहते हैं। ऐसा कोई डिवीजन नहीं दिया है, बट तीन टाइप की बेसिकली होती है जो फाइनेंशियल से रिलेटेड कमिटीज होती है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट को डील करती हो। पहला क्या है, पीएससी मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। ये क्या होती है, ये सबसे पहले 1921 में सेटअप हुई थी, और इसको जो 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, GOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1991 में, आप लोग को, आपको हिस्ट्री बाद में मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है हिस्ट्री में क्या क्या प्रोविजन है करके। जो फर्स्ट चैप्टर आपका लक्ष्मीकांत का है वो मैंने अभी तक नहीं आपको कंप्लीट कराया, बिकॉज क्योंकि मैं आप चाहता था आपको बेसिक आइडियाज हो जाए सारी चीज़ों के बारे में, तब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं उसको कराऊंगा बाद में, बट इतना समझ लिया 1991 में इसको प्रोविजन दिया गया था पीएससी बनाने के लिए, और 1921 में इसको पहली बार, इसको 1921 में इसको पहली बार लेके आए थे, ठीक है। तो 1921 में आया था, और 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसको पहली बार बोला गया था कि ऐसा कुछ डालेंगे। इसके मेंबर्स कितने होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 22 मेंबर्स होते हैं। ये ज्वाइंट कमेटी होती है, मतलब इसमें लोकसभा के भी मेंबर्स आते हैं, राज्यसभा के भी मेंबर्स आते हैं। टोटल 22 मेंबर्स में 15 लोकसभा से आएंगे, 7 राज्यसभा से आएंगे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में, मतलब जो लोकसभा के मेंबर आएंगे लोकसभा से इलेक्ट होंगे, राज्यसभा के जो मेंबर आए राज्यसभा से इलेक्ट होंगे। हर साल इलेक्ट होते हैं, मतलब 1 साल का टेन्योर होता है, हर साल एक नई मेंबर बनेंगे, नया पीएससी कंस्टिट्यूट होगा, ठीक है, नए मेंबर्स का इलेक्शन होगा, ठीक है। कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव टू बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बट एक चीज याद रखना, इस पीएससी में मिनिस्टर नहीं आ सकते, क्योंकि मिनिस्टर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं ना, तो मिनिस्टर पीएससी में नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते, उसको मैं अभी आके जब आप इसका फंक्शन समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका जो चेयरमैन होता है, वो जब 22 मेंबर इलेक्ट हो गए, इलेक्शन हो गए 22 मेंबर की, उसमें से किसी एक मेंबर को, जो स्पीकर होता है आपका, वो किसी एक मेंबर को इलेक्ट कर देता है चेयरमैन,
अपॉइंट कर देता है चेयरमैन। इन 22 मेंबर से एक मेंबर को आपको चेयरमैन बना देगा उसमें, ठीक है। कौन करेगा? स्पीकर करेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, स्पीकर 22 मेंबर से एक मेंबर को चूज कर लेगा, चेयरमैन बना देगा, ठीक है। पहले क्या होता था, यूजली जो होता था चेयरमैन आपकी रूलिंग पार्टी से आती थी, बाद में ये कन्वेंशन बन गया कि जो आपका चेयरमैन आएगा पीएससी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होगा, इट विल कम फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। जैसे क्या था, स्पीकर आपका रूलिंग पार्टी से आता है, डिप्टी स्पीकर आपका अपोजिशन पार्टी से आता है। सिमिलरली पीएससी का जो चेयरमैन रहेगा वो बाय कन्वेंशन अपोजिशन पार्टी से होगा, ठीक है। जो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब इसमें क्या होगा, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आपकी वहां पे रहेंगी लोकसभा में या राज्यसभा में, उसके प्रोपोर्शन में आपके मेंबर्स भी आएंगे। 15 मेंबर्स में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट मेंबर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर आए इस कमेटी में, क्योंकि ये स्क्रूटिनाइज करता है कि जो सीएजी की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, सीएजी 3 ऑडिट रिपोर्ट देती है, अप्रोप्रिएशन बिल पे, फाइनेंस बिल पे और पब्लिक अकाउंट कमेटी पे, आपके पीएसयू पे, इन तीनों पे आपकी ऑडिट रिपोर्ट होती है सीएजी की। जो पहली 2 है अप्रोप्रिएशन बिल पे और फाइनेंस बिल पे, वो पीएससी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो स्क्रूटनाइज करता है, एग्जामिन करता है। पहले सीओजी ऑडिट करता है, ऑडिट करने के बाद में अपनी प्रेसिडेंट के थ्रू रिपोर्ट देता है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी को देती है, वो कमेटी उसको एग्जामिन करती है रिपोर्ट को। उस रिपोर्ट के एग्जामिन करने में चेक करते हैं कि उन्होंने जो खर्चा किया है गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर तरीके से किया है कि नहीं, रूल्स प्रोसीजर फॉलो किए हैं कि नहीं, इसके अलावा वो इकोनॉमिकली सही है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें पीएससी चेक करती है। इट नॉट ओनली the committee examines public expenditure not only from legal and formal point of view to discover technical irregularities, but also from the point of view of economy, prudence, wisdom and propriety to bring out the cases of waste, loss, corruption, extravagance। तो ये पीएससी का काम होता है। इसीलिए ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को और चेक करती है, एग्जामिन करती है ऑन बेसिस ऑफ द सीएजी रिपोर्ट। इसीलिए इसका जो चेयरमैन आता है अपोजिशन पार्टी से आता है, और सारे का सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आते हैं। और मिनिस्टर नहीं बन सकता क्योंकि मिनिस्टर एक्सपेंडिचर करने वाला है, इसीलिए मिनिस्टर उसमें नहीं आता है। इसीलिए पीएससी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी जो डिसाइड करती है कि जो एक्सपेंडिचर वगैरह कर रही है गवर्नमेंट उन्होंने प्रॉपर किया है कि नहीं किया है करके। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी जो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को फाइनेंशियली ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए। जहाँ सीएजी ऑडिट के थ्रू करता है, वहाँ कमेटी जो होती है पार्लियामेंट के अंडर में कमेटी वो डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट गलत तरीके से खर्चा ना करे, किसी भी गलत तरीके से, ठीक है। सो पीएससी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। इसकी कुछ लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन एक बार पढ़ लेना कि एक तो ये क्या होता है कि ये खर्चा हो गया उसके बाद में एग्जामिन करता है, पोस्टमार्टम बाद में होता है एक तरीके से। और इसमें एक्सपेंडिचर को चेंज करने के लिए या उसको डिसअलाउ करने की कोई पावर नहीं होती है, सिर्फ ये बताता है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया है करके। और ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरवीन नहीं कर सकता है कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। और ये जो रिकमेंडेशन देता है दैट इज ओनली एडवाइजरी, नॉट वो बाइंडिंग नहीं होती है मिनिस्टर्स पे, सिर्फ एडवाइजरी होती है। तो दीज आर ओनली सम लिमिटेशन ऑन दिस, ओके। तो पीएससी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड कम्स एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, याद रखना पब्लिक अकाउंट कमेटी पब्लिक के अकाउंट की कमेटी है, पब्लिक अकाउंट को चेक करती है, दिखाती है कि जो पब्लिक का अकाउंट गवर्नमेंट के हैंड में है उसे मिसयूज ना करे गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ कम्स एस्टिमेट कमेटी, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे सिर्फ लोकसभा से आते हैं, याद रखना 30 मेंबर्स ऑल कम फ्रॉम लोकसभा। इसमें दोनों से आते थे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसमें ओनली कम्स फ्रॉम द लोकसभा। इसमें भी सेम तरीके से इलेक्शन होते हैं लोकसभा का एवरी साल, ये हर एक साल होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इसमें मिनिस्टर नहीं बन सकते, याद रखना इसमें मिनिस्टर नहीं बन सकते। और इसका चेयरमैन जो होता है स्पीकर अपॉइंट करता है, जो 30 मेंबर्स होते हैं उसी में से किसी एक मेंबर को चेयरमैन बना देता है, ठीक है। और ये हमेशा रूलिंग पार्टी से आता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जो बजट में एस्टिमेट्स होते हैं, जो एस्टिमेट्स पास हो गए हैं उसको चेक करना है कि वो एस्टिमेट्स प्रॉपर हैं कि नहीं है, गवर्नमेंट उसको प्रॉपर तरीके से कंसीडर किया है कि नहीं किया है,
ठीक है। जो एस्टिमेट्स मतलब जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है ना, वो एक तरीके से एस्टिमेट ही होती है ना कि इस पॉलिसी में इतना हम एस्टिमेट करने वाले हैं, इतना एस्टिमेटली खर्चा करने वाले हैं इस पॉलिसी में। तो वो सारा का सारा एस्टिमेट का चेकिंग करने का काम एस्टिमेट कमेटी का होता है, जो सिर्फ लोकसभा के 40-30 मेंबर्स आते हैं, वो लोग चेक करते हैं। ठीक है। नाउ कम्स कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। मैंने आपको बोला कि एक 3 रिपोर्ट लेता है। ठीक है। कैग जो होता है वो 3 रिपोर्ट लेता है, आपके 3 रिपोर्ट देता है। एक होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, जो आपको पता है एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। एक होता है फाइनेंस अकाउंट, जो आपका इनकम अकाउंट होता है, और पीएसयू पे होता है। तो तीसरी रिपोर्ट जो पीएसयू होती है वो देखता है ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब पीएसयू से रिलेटेड जितना भी ऑडिटिंग है, उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर रही है कि नहीं, वो सारा का सारा चेक करती है। ठीक है। इसमें भी सारे 22 मेंबर आते हैं। जैसे पीएससी में इलेक्शन होता है सेम तरीके से होता है, हर साल होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, और इसमें मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, और चेयरमैन जो होता है वो आपका स्पीकर डिसाइड करता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस 22 मेंबर में जो 15 मेंबर लोकसभा से आएंगे, उसी में से एक मेंबर सिर्फ आपका चेयरमैन बनेगा। मतलब यहाँ पे जो पीएससी में है, आपके जो 22 मेंबर्स में जो 7 राज्यसभा के मेंबर है, उसमें भी कोई चेयरमैन बन सकता है। बट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का जो मेंबर है, जो पीएससी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में मेंबर बन गया है, इलेक्ट होके मेंबर बन गया है, वही सिर्फ चेयरमैन बन सकता है इस कमेटी का, कोई दूसरा नहीं बन सकता। ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर इलेक्ट होके इसके मेंबर बनेंगे, इस कमेटी के मेंबर बनेंगे, वो चेयरमैन इस कमेटी के नहीं बन सकते। ठीक है। तो दिस इज स्पेशल जो इससे रिलेटेड है, जो याद रखना है आपको। ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, मैंने जो बताया था बजट पास होने के बाद में, बजट पास होने के बाद में मैंने बोला था कि एक बार उसका जनरल डिस्कशन होने के बाद में डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी के बाद में आ जाता है। वो लोग टोटली उसको स्क्रूटनाइज करते हैं पूरे। टोटल 24 नंबर होते हैं, 16 जो होते हैं लोकसभा के अंडर में काम करते हैं, 8 राज्यसभा के अंडर में काम करते हैं। इसमें एक कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं, उसमें 21 लोकसभा से आते हैं, 10 राज्यसभा से आते हैं। ये मेंबर्स ना इलेक्ट नहीं होते हैं, ये स्पीकर नॉमिनेट करता है। याद रखना, स्पीकर नॉमिनेट करता है। लोकसभा में स्पीकर नॉमिनेट करेगा, राज्यसभा में चेयरमैन जो होगा वो नॉमिनेट करेगा। ये सिर्फ नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं, और इसमें मिनिस्टर नहीं बन सकता, और ये 1 साल के लिए होते हैं, हर साल इसका चेंज होता है। और इनका काम क्या होता है, जो बजट में जो बिल अप्रोप्रिएशन और एक्सपेंडिचर बिल लेके आ रही है, उसको स्क्रूटनाइज करना हर एक मिनिस्ट्री के बेसिस पे कि वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है। ये बजट पास होने से पहले स्क्रूटनाइज करते हैं। एस्टिमेट कमेटी बाद में करती है कि एस्टिमेट प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन्होंने सही तरीके से लिए कि नहीं। उसके बाद में और सीएजी खर्चा होने के बाद में ऑडिट करती है और पीएसयू की देती है, तब उसके बाद में पीएससी देखती है कि उन्होंने जो खर्चा किया है प्रॉपर तरीके से नहीं किया है कि नहीं। ठीक है। तो याद रखना, ये बजट पास होने के बाद में डीएससी करती है, और सारी कमेटी बजट पास होने के बाद में काम करती है। ठीक है। तो पीएससी डीएससी जो आपकी है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 31 मेंबर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नाउ कम्स विद द लाइट चली गई है, तो मे बी हो सकता है नेट ना चले। तो अगर कुछ ऐसा डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको कंटिन्यू रखूँगा फॉर द टाइम बिंग। ओके। आगे की कमिटीज़ हम लोग करते हैं। तब तक कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी जो भी, अगर आपको आवाज़ ना आ रही हो क्लियर तरीके से तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि लाइट चली गई है यहाँ पे। ठीक है। कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी टू इंक्वायर क्या होता है कि ये बेसिकली क्या है कि ये जो इंक्वायर करने की कमिटीज़ है, डिफरेंट कमिटीज़ हैं जो इंक्वायर करने के लिए यूज़ होती हैं, वो हैं करके। जैसे वो फाइनेंशियल कमिटीज़ थी, फाइनेंशियल रिलेटेड कमिटीज़ थी, वैसे ही ये इंक्वायरी करने के लिए जो कमिटीज़ हैं वो हैं करके। ठीक है। तो पहले इसमें कमिटी एंड पिटीशन, जो पिटीशंस आपको गवर्नमेंट के मतलब जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के पिटीशंस आपको उसमें फाइल कर सकते हैं, तो वो उसका एक कमेटी है, वो चेक करती है कि जो पिटीशंस आई हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उस पर एक्शन लेना है। वो कमेटी ऑन पिटीशन चेक करती है। ये 15, इसमें दोनों लोकसभा की अलग कमेटी होती है, राज्यसभा की अलग कमेटी होती है। जो लोकसभा की कमेटी होती है उसमें 15 मेंबर होते हैं, जो राज्यसभा की कमेटी होती है उसमें 10 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। याद रखना, जो मैं पहले
बताया मैंने आपको, ये सारी कमिटीज पीएससी, एस्टिमेट कमिटीज और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये ज्वाइंट कमेटी है, इसमें दोनों के मेंबर्स आते हैं। बट इसमें इनकी ये लोकसभा की अलग कमेटी है, राज्यसभा की अलग कमेटी है, राज्यसभा में 10 मेंबर हैं और लोकसभा के 15 मेंबर हैं। कमिटीज ऑन प्रिविलेज, जो हमने अभी प्रिविलेजेस पढ़े हैं, उनका कोई ब्रीच होता है या उनको किसी समझाने के लिए, उसको और अच्छे से बताने के लिए, या कोई उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को देखना है करके, तो उसको कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी चेक करती है। प्रिविलेजेस के बारे में डिटेल को समझना, उसको एनालाइज करना और उसके ब्रीच को देखना करके वो कमेटी ऑन प्रिविलेजेस है वो देखती है। उसमें 15 लोकसभा के मेंबर, उसमें दोनों की अलग अलग होती है, लोकसभा की अलग है, राज्यसभा की अलग है। लोकसभा की जो कमेटी है उसमें 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा की जो कमेटी होती है 10 मेंबर होते हैं। याद रखना ये सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं। जो लोकसभा की है इसमें स्पीकर नॉमिनेट करता है, राज्यसभा है उसमें चेयरमैन नॉमिनेट करता है, ठीक है। एथिक्स कमेटी, एथिक्स कमेटी क्या है, जो एथिकल कंडक्ट है, जो मेंबर्स का एथिकल कंडक्ट किस तरीके से होना चाहिए उसको, उनके बिहेवियर को चेक करती है, उनके एथिकल बिहेवियर को चेक करती है, तो वो एथिक्स कमेटी है। ये बहुत ही बाद में बनाई गई है, अभी शायद 2000 और 1990s में ये कंस्टिट्यूट की गई थी। और इसमें दोनों की अलग अलग होती है, लोकसभा की अलग, राज्यसभा की अलग। लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के 10 मेंबर होते हैं। ये चीज़ लिख लेना, ये आपके उसमें नहीं लिखा है लक्ष्मीकांत ने, ये मैंने बाहर से ढूंढ के मैंने आपको लिखा है, तो ये चीज़ लिख लेना कि सिमिलरली होता है। 15 आपके लोकसभा के मेंबर्स में कमेटी होती है और 10 आपके राज्यसभा में मेंबर्स में कमेटी होती है। ये भी नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा स्क्रूटनाइज और कंट्रोल करने के लिए जो कमिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट टाइप की कमिटीज़ होती हैं, ये हैं, मैं इनको बता देता हूँ आपको। गवर्नमेंट एश्योरेंस, जो भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो हाउस में जब स्पीच वगैरह देते हैं तो बहुत सारे एश्योरेंस देते हैं कि हम ये करेंगे, हमको ये कंप्लीट करना है, हमारा हम इतने टाइम में ये सब कर देंगे, तो उनको एश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। हम ये चीज़ कंप्लीट करा देंगे, उनको एश्योरेंस बोलते हैं। तो उसकी एक कमेटी बनी है, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, वो चेक करती है कि जो मिनिस्टर ने जो एश्योरेंसेस दिए थे वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं करके, ठीक है। तो कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस करती है। दोनों की राज्यसभा की अलग है, लोकसभा की अलग है। राज्यसभा में, लोकसभा में 15 मेंबर है, राज्यसभा में 10 मेंबर है, ठीक है। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आपको पता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस लेजिस्लेशन। और सबऑर्डिनेट क्या होता है, जो आपका लॉ बनाता है कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती है, जो आपका लेजिस्लेचर लॉ बनाता है कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता है, वो एग्जीक्यूटिव को ये पावर देता है कि आप इस पे बाय रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं इस लॉ के बेसिस पे। तो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जिसमें आप सबऑर्डिनेट कर देते हो अपने प्रोसेस को, मतलब लेजिस्लेचर अपने प्रोसेस को सबऑर्डिनेट कर रहा है एग्जीक्यूटिव को कि आप इस पे लॉ और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के इसको इम्प्लीमेंट करो, इस लॉ को, ठीक है। तो उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। तो उसकी कमेटी होती है, वो चेक करती है जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लॉ के अकॉर्डिंग, जो हमने पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लेजिस्लेशन पास किया है उसके हिसाब से वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे भी लोकसभा की अलग होती है और राज्यसभा की अलग होती है। 15 मेंबर लोकसभा में होते हैं, 15 मेंबर इसमें राज्यसभा में भी होते हैं। ये याद रखना है, ये जो मेंबर्स है ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने मेंबर्स हैं, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो याद रखना, ये 15 इसमें लोकसभा के मेंबर होते हैं, 15 राज्यसभा के मेंबर होते हैं, दोनों में 15-15 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, जब भी लोकसभा राज्यसभा में कोई भी पेपर लेट डाउन होता है तो उसको बारे में किस तरीके से लेट डाउन होगा, कौन कौन से पेपर लेट डाउन किए जा सकते हैं करके, ये एक्सेप्ट द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से रिलेटेड अलग जितने भी पेपर्स हैं उन सबको चेक करती है, स्क्रूटनाइज करती है, देखती है करके, उसका प्रोसीजर बनाती है। ये कमेटी वो चेक करती है करके, ठीक है। कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, याद रखना ये जो कमिटीज है ना, इनका नाम अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो डिपेंड जी हाँ हो सकता है, बट वो जिस तरीके से इलेक्शन होगा, नॉमिनेशन होगा, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है एक मेंबर डिफरेंट कमिटीज में भी जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिफरेंट कमिटीज का मेंबर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक मेंबर आपका डिफरेंट कमिटीज में हो सकता है। कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/STs, ये बेसिकली जो नेशनल कमीशन फॉर SC/STs है उसकी रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करता है। इसके अलावा SC/STs के वेलफेयर के लिए कोई भी काम होता है वो देखता है कि किस तरीके से उसको और अच्छे से कर सकता है। ये ज्वाइंट कमेटी होती है, 30 मेंबर्स होते हैं, उसमें 20 लोकसभा से आते हैं और 10 आपके राज्यसभा से होता है, ठीक है। ये ज्वाइंट कमेटी होती है, ठीक है, याद रखना। सिमिलरली कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, से ये भी ज्वाइंट कमेटी होती है, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की रिपोर्ट को चेक करता है। उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो करता है, ठीक है। इसमें भी 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से आता है,
ठीक है। ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने बताया है कि इसकी भी एक ज्वाइंट कमेटी होती है, जो दोनों लोकसभा राज्यसभा से मेंबर्स आते हैं, वो डिसाइड करते हैं कौन कौन सा ऑफिस आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, या फिर किसी मेंबर ने ऐसा कोई ऑफिस होल्ड करके रखा है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, तो उसको निकालने का भी वो लोग एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 10 आपके लोकसभा से आते हैं, 5 आपके राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या आते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मैंने आपको पहले ही बताया स्पीकर के केस में, क्योंकि इसका चेयरमैन क्या होता है, स्पीकर होता है। ठीक है, ये लोग क्या होता है, जनरल जो आपके बिजनेस एडवाइजरी होती है, एक हाउस में, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, उस हाउस में किस तरीके से बिजनेस कंडक्ट होगा, कौन सा आपका, नहीं, ईयर कोई रिमेंबर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो स्टार्टिंग में जो आपकी ये पीएससी वगैरह है, इनका याद रखना। इनका पीएससी और एस्टिमेट कमेटी, यही दोनों 1991 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें आई थी, और 1921 में उसको डाला गया था। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है, तो उसको आप याद कर सकते हैं, और सारी कमिटीज़ का ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की, ईयर और ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ जी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आपका जो आपका जो जनरल बिजनेस है, वो कमिटीज़ वो ये इस कमेटी के थ्रू डिसाइड किया था कि कौन सा बिल कब लाना है, प्राइवेट मेंबर्स का बिल कब लाना है, आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है, ये सारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करती है। उसका चेयरमैन कौन होता है, स्पीकर होता है लोकसभा के केस में, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन जो होता है, ठीक है, वही इसका चेयरमैन होता है। ठीक है, तो लोकसभा में 15 मेंबर की बॉडी होती है, और राज्यसभा में 11 मेंबर्स की बॉडी होती है, इंक्लूडिंग द स्पीकर। ठीक है, इंक्लूडिंग द स्पीकर या चेयरमैन जो भी है उसको इंक्लूड करके। ठीक है, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन, ये डिसाइड करती है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल कौन कौन से आपको देखने हैं, कौन कौन से सही हैं, किस तरीके से उनको लाया जा सकता है। ये सारा का सारा प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशन होती है, ये सिर्फ लोकसभा में होती है, और इसके 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसका चेयरमैन कौन होता है, डिप्टी स्पीकर जो होता है उसका चेयरमैन होता है। ये याद रखना, जो प्राइवेट मेंबर्स बिल का चेयरमैन कौन होता है, डिप्टी स्पीकर होता है। राज्यसभा में यही काम प्राइवेट मेंबर्स बिल का जो रेजोल्यूशन है उसका कमेटी कौन है, वो कौन करता है, आपका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है सेम काम, जो आपके लिए लोकसभा में स्पेशल कमेटी बनाई हुई है, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन। इसका जो काम होता है वो राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देखती है। इसमें इनको प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए स्पेशल एक कमेटी बनाई है लोकसभा में, जिसमें 15 मेंबर होते हैं, और इसका चेयरमैन कौन होता है, डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक है, रूल्स कमेटी सिंपल है, जो हाउस के रूल्स किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए होती है। जो लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द स्पीकर, इसका चेयरमैन स्पीकर होता है, और राज्यसभा में 16 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। जो चेयरमैन इसका चेयरमैन होता है, जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, वो इस कमेटी का भी चेयरमैन होता है, और वो रूल्स डिसाइड करता है। ठीक है, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, ये मैंने आपको बताया कि कोई बंदा अगर कोई भी मेंबर अगर काफ़ी दिनों तक एब्सेंस रहता है तो उसको निकाला जा सकता है। तो ये सारा का सारा ये कमेटी देखती है कि कौन कितने टाइम से एब्सेंस है, किसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती है। राज्यसभा में यही काम शायद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है, और लोकसभा में इसके 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस कमेटी, जो भी काम और किसी भी कमेटी में नहीं इंक्लूड किया गया है वो जनरल पर्पस कमेटी में लिया जाता है। और इसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आपके, और ये पार्लियामेंट पर्सन ऑफ चेयरपर्सन या पर्सन, पैनल ऑफ चेयरपर्सन या पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। जो कहीं पे भी डिसीजन नहीं लिया गया है, किसी भी कमेटी में इंक्लूड नहीं किया गया, वो यहाँ पे इंक्लूड करके डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, हाउस कमेटी क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं उनके रेजिडेंशियल के से रिलेटेड उससे जो उनके रेजिडेंट जो रहने की जो हाउसेस हैं उनके बारे में जो सब्जेक्ट आते हैं उनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन वगैरह आती है, उनको डिटेल में समझता है, किसको किसको अलॉट करना है, किसको देना है, किसको प्रोवाइड करना है, ये सब हाउस कमेटी चेक करती है। ठीक है, इसमें सिर्फ लोकसभा में ये कमेटी है, और इसके 12 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक लाइब्रेरी कमेटी भी है जो लाइब्रेरी से रिलेटेड होती है, इसमें 9 मेंबर होते हैं, 6 लोकसभा से आते हैं, 3 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, और ज्वाइंट कमेटी ऑन द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स, अलाउंसेज और सैलरीज मेंबर्स कितनी होनी चाहिए टाइम टू टाइम डिसाइड करते रहते हैं कि आप भी कितनी है, कितना बढ़ाना चाहिए, कितना कम करना चाहिए, पेंशन कितनी मिलनी चाहिए, ये सारी ज्वाइंट कमेटी करती है। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 आपके लोकसभा से आते हैं, 5 आपके राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट कमिटीज
जो आपको मैंने बताया, इसमें अगर हम मैक्सिमम देखेंगे, अगर आप लोगों को नाम से समझ में आ जाएगा कि उसका क्या फंक्शनिंग होती है, और उसी तरीके से आप उसको लिंक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके मेंबर्स हो सकते हैं कि ठीक है। सैलरीज अलाउंसेस के लिए 15, लाइब्रेरी के लिए कम होंगे तो 9, हाउस कमेटी सिर्फ लोकसभा में है, जनरल पर्पज कमेटीज में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। कमेटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर्स से सिर्फ लोकसभा में है, रूल्स कमेटी में 15, लोकसभा में 16, राज्यसभा में। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल सिर्फ लोकसभा में होती है और 15 मेंबर्स होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी 15 लोकसभा, 11 राज्यसभा, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट कमिटीज, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी, बट इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको ये सब चीज़ें याद होने की, कितने कितने मेंबर है और क्या फंक्शनिंग होती है। फंक्शनिंग तो आपको याद हो जाएगी उसके नाम पढ़ के, बट वो उसका जो मेंबर्स कितने रहेंगे वो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पार्लियामेंट पूरा ख़त्म हो जाता है और आपके कुछ टॉपिक्स बचते हैं। पार्लियामेंट फोरम्स सिमिलरली जैसे कमेटी होती है वैसे फोरम बनाई जाती हैं जहाँ पे आपस में डिस्कस कर सकते हैं, मिनिस्टर के साथ को एडवाइस कर सकते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं वो लोग। तो 8 अभी पार्लियामेंट फोरम से बनाए हुए हैं करके, उसमें से याद रखना मैक्सिमम में आपके जो स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर होता है वो प्रेसिडेंट होता है फोरम का, बट एक जो फोरम है आपका पार्लियामेंट फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, वहाँ पे आपका जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट होता है, और इसके और सभी जो 7 अलग डिफरेंट पार्लियामेंट फोरम्स है उसमें आपका स्पीकर होता है, ठीक है। इसको एक बार सिर्फ पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, एक बार पढ़ेंगे और उसको फोरम्स के नाम को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, ठीक है। पार्लियामेंट्री ग्रुप, सिमिलरली एक पार्लियामेंट्री ग्रुप भी बनाया जा सकता है। ये आप लोग एक बार लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिर्फ नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई, एग्जीक्यूटिव भी हो गया, लेजिस्लेचर भी हो गया, जुडिशरी भी हो गया, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। ये आपको बेसिक है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो इसी चीज़ को हम लोग रिप्लिकेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, और उसको भी हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट पे देखा है सेम तरीके से आपके स्टेट गवर्नमेंट में होता है, थोड़े थोड़े से चेंजेज है, वो थोड़े थोड़े जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और आपको पूरा का पूरा रिलेट है। एक बार आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो टुडे वी विल स्टार्ट आल्सो विद आवर दिस स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी स्टार्ट करेंगे, ओके। स्टेट गवर्नमेंट में सिमिलरली जैसे सेंट्रल में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और आपके वो होते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी होता है, सिमिलरली आपके स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल आपके जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है लेजिस्लेचर जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर होता है, और एग्जीक्यूटिव जो होता है गवर्नर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, सीएम चीफ मिनिस्टर आता है, ठीक है। और जैसे ही प्रेसिडेंट होता है सेंट्रल पे, वैसे ही गवर्नर होता है आपके स्टेट पे, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, और आपके सारे एक्शंस गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। जो जो काम प्रेसिडेंट का है सेम काम गवर्नर का है और स्टेट लेवल पे है, ठीक है। स्टेट लेवल पे सारे के काम होते हैं कि डिसीजन लेना, सबको सारी की सारी चीज़ें उसके अंडर में आती हैं, ठीक है। जुडिशरी मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, हाई कोर्ट उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के साथ में। हाँ जी, कोई भी कमेटी अगर कोई भी डिसीजन लेती है उसके बाद में वो डिसीजन, उसकी जो रिपोर्ट होती है उस डिसीजन की, कि हमको ये लगता है कि ये इशू ऐसा है करके, वो पार्लियामेंट में रखा जाता है। फिर उसके डिस्कशन करने के बाद में उस पर डिसीजन लिया जाता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को छोड़ के सभी में ऐसा होता है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो बेसिकली फंक्शन होती है, रूल्स जो आपके बताती है कि आज क्या क्या उसमें कमेटी में लिए जाने चाहिए करके। इसके अलावा और जितनी भी जैसे रूल्स कमेटी है वो सब चीज़ें हैं, वो सब फिर पार्लियामेंट का एक अप्रूवल के बाद में सारी चीज़ें होती हैं। जैसे प्रिविलेज कमेटी है, अगर किसी ने ब्रीच प्रिविलेज किया है तो प्रिविलेज मोशन बाद में पास किया जा सकता है। अगर पहले प्रिविलेज कमेटी बोलेगी कि हाँ ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है किसी ने प्रिविलेज ब्रीच किया है, उसके बाद में प्रिविलेज मोशन पास होगा तो फिर अगेंस्ट में उसके एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो जो कमिटीज होती हैं ये बेसिकली स्क्रूटनाइज करती हैं किसी चीज़ को लेकर, फिर उसकी रिपोर्ट बाद में पार्लियामेंट को देती है और फिर पार्लियामेंट उस पर एक्शन लेती है, ठीक है, ओके।
तो जिस तरीके से आपका सेंट्रल में प्रेसिडेंट होता है वैसे ही गवर्नर होता है। बट यहाँ पे ये चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंस है वो क्या है कि ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है गवर्नर इलेक्शन के थ्रू नहीं होता है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब प्रेसिडेंट अपने साइन करके अप्रूव कर देगा कि ये गवर्नर है। ठीक है, पहले हर एक स्टेट का एक गवर्नर होता था। 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में ये कर दिया गया है कि एक ही पर्सन आपका दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। पहले हर एक स्टेट का एक गवर्नर होता था, अभी यह है कि हर एक उसका जो आपका दो से ज़्यादा स्टेट्स का एक गवर्नर बन सकता है। ठीक है, ये सिमिलरली हमने कहाँ पे भी कैसे देखा था ये चीज़ 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हाई कोर्ट के केस में। हाई कोर्ट में भी ये चीज़ चेंज की गई थी कि एक हाई कोर्ट दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे गवर्नर के लिए भी उन्होंने प्रोविजन डाला है। ठीक है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज 35 ईयर्स, उसकी एज मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 2 कन्वेंशन भी फॉलो किए जाते हैं इसके लिए। पहला तो जिस स्टेट का गवर्नर बनेगा उस स्टेट का वो रेजिडेंट नहीं होगा, उस स्टेट का रहने वाला नहीं होगा, आउटसाइडर होगा। ये कन्वेंशन है, याद रखना, दिस इज ओनली कन्वेंशन। मतलब ये कहीं पे रिटन रूल्स नहीं है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है जो गवर्नमेंट फॉलो करती है यूजुअली, बट इसको जरूरी नहीं है फॉलो करना। ठीक है, इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो पहला तो आउटसाइडर होगा, मतलब अगर यूपी में कोई गवर्नर बनाना है तो यूपी का रहने वाला नहीं होगा, पंजाब का हो सकता है आपका, और महाराष्ट्र का हो सकता है, कहीं और का हो सकता है, बट यूपी का रहने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो और दूसरा, जब भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा तो सीएम जो उस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है उनसे कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, दीज 2 कन्वेंशन आर फॉलोड व्हाइल द अपॉइंटिंग द गवर्नर। ठीक है, तो इसका सेम फंक्शन होता है, सेम चीज़ सब कुछ होती है, ये चीज़ याद रखना। मैं आपको जैसे लेजिस्लेचर का है, लेजिस्लेचर में इसके पास में जब भी बिल पास होएगा, पास होने के बाद में इसके गवर्नर के पास में आएगा अप्रूवल के लिए, तो उसमें भी वही अपनी एसेंट दे सकता है या फिर विदहोल्ड कर सकता है या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। इसके पास गवर्नर के पास स्पेशल होता है कि ये प्रेसिडेंट के लिए भी रिकंसिडरेशन के लिए रख सकता है। किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, प्रेसिडेंट को अप्रूवल के लिए भेज सकता है कि उसको लगता है कि ये ऐसा इम्पोर्टेंट है तो इसको प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए रिजर्व कर सकता है कोई भी बिल को। ये स्पेशल गवर्नर के लिए, क्योंकि स्टेट लेवल पे तो प्रेसिडेंट एसेंट के लिए किसी बिल को रिजर्व कर सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशल है गवर्नर से रिलेटेड, तो वो चीज़ है। इसका टर्म 5 ईयर होता है, बट ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के उस पर करता है, मतलब जब चाहे प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है, जब भी इसको चाहे उस टाइम पे इसको हटा सकता है गवर्नर को। इट डजंट हैव अ ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस नहीं होती है, प्रेसिडेंट जब चाहे इसको हटा सकता है। ठीक है, और इवन उसको बाद में रीअपॉइंट भी कर सकता है। ठीक है, बाद में उसको रीअपॉइंट भी कर सकता है गवर्नर को। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल इसका एक जो पावर होता है, इसके अलावा और सारे पावर आपके सेम होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर सेम तरीके से होते हैं, सारे एक्शन इसके नाम पे कर दिए लिए जाते हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ये खुद करता है। इसके अलावा ये रूल्स स्पेसिफाई कर सकता है कि ये उसके नाम पे किस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए करके। ठीक है, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर के कहने पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। और इसके अलावा ये हो गया है कि एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर स्टेट पीसीएस के जो मेंबर्स और चेयरमैन है उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अफेयर्स है वो चीफ मिनिस्टर से पूछ सकता है कि क्या चल रहा है, क्यों कोई लेजिस्लेशन क्यों नहीं पास हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है जो हमने प्रेसिडेंट के केस में देखी हुई है। ठीक है, सिमिलरली इसकी लेजिस्लेचर पावर की भी होती है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। कोई भी बिल जब तक ये अप्रूव नहीं करेगा, एसेंट नहीं देगा, तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका एक स्पेशल पावर होता है कि ये 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद रखना लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता हूँ। जैसे ही सेंट्रल लेवल पे 2 हाउसेज हैं, इसको बोलते हैं बाई कैमरलिज्म, 2 हाउसेज लोकसभा राज्यसभा, इसको बोलते हैं बाई कैमरलिज्म सिस्टम, बाई कैमरलिज्म सिस्टम, बाई कैमरलिज्म सिस्टम। ठीक है, तो जैसे ही आपके सेंटर पे बाई कैमरलिज्म सिस्टम होता है, स्टेट पे जरूरी नहीं बाई कैमरलिज्म हो, स्टेट पे लेजिस्लेटिव असेंबली तो कंपलसरी होगी,
बट लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी में नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने ऑलरेडी आपको प्रोसीजर बताया हुआ है कि लेजिस्लेटिव असेंबली स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास करती है, मतलब 2/3 मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। नहीं नहीं नहीं, कंसल्टेशन कभी भी बाइंडिंग नहीं होता है। दिस इज ओनली कन्वेंशन। वो सिर्फ पूछेगा कि आपको क्या लगता है कि ये सही पर्सन है कि नहीं। अगर वो सिर्फ कन्वेंशन है, कोई बाइंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली वो कन्वेंशन एक बार पूछता है। अगर उसको एडवाइस अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जरूरी नहीं उसकी एडवाइस ले। ठीक है, गवर्नर की एडवाइस लेना बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट को, और गवर्नर की नहीं, सीएम की एडवाइस लेता है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ, सही आपने बोला, सीएम की एडवाइस लेता है। सीएम की एडवाइस लेता है गवर्नर को अपॉइंट करने के टाइम पे। और अगर वो बाइंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, उसको सिर्फ एक बार पूछेगा कि आप कंफर्टेबल हो इस पर्सन के साथ में, गवर्नर के, क्योंकि गवर्नर सीएम एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर उसको बोलता है ठीक है, नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो बाइकैमरिज्म में बोल रहा था कि दो हाउसेज होते हैं, तो सारे स्टेट्स में दो हाउसेज नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी हाउसेज में है, सभी स्टेट्स में है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ आपके स्टेट्स में है, जैसे यूपी है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सब जगह पे नहीं है। ठीक है, आपके पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का काम गवर्नर का होता है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एंग्लो इंडियन, अगर उसको लगता है कि एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है गवर्नर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे लोकसभा में 2 मेंबर्स अपॉइंट नॉमिनेट कर सकता है आपका प्रेसिडेंट, वैसे ही एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा आपके लेजिस्लेटिव पावर सारी और सारी लगभग जो मैंने बताई उसकी प्रेसिडेंट के साथ में होती है। समन कर सकता है लेजिस्लेचर को, प्रोरोग कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस वो कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल फंक्शंस फाइनेंशियल पावर्स में वो बनी बिल उसके नाम पे ही आएगा। डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होंगी स्टेट लेजिस्लेचर में, जो स्टेट का बजट अप्रूवल होगा उसमें जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होंगी वो उसके रिकमेंडेशन पे ही आएंगी। बजट भी उसके रिकमेंडेशन पे ही आता है, उसके मतलब उसके वही ले डाउन करता है, उसके सब्जेक्ट पे ही ले डाउन होता है। तो ये फाइनेंशियल पावर मनी बिल में उसको उसके रिकमेंडेशन से ही आता है करके, तो ये सारी उसकी पावर्स होती हैं करके। ठीक है, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड। इसके अलावा जुडिशली पावर भी होती है, जो हाई कोर्ट का अगर कोई जज अपॉइंट करना है तो गवर्नर की वो लेना, कंसल्टेशन लिया जाता है। इसके अलावा वो पार्डन कर सकता है, रिप्राइव रिस्पाइट रिमिशन कर सकता है कोई पनिशमेंट को या फिर पेनल्टीज को। ठीक है, इसके अलावा वो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट वो करता है विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो जुडिशियल पावर होती हैं। ठीक है, ये सारी पावर होती हैं, और इनकी जो हमने प्रेसिडेंट के केस में देखी थी स्पेशल पावर्स थी जो उसकी प्रेसिडेंट की, वो पावर जो उसकी थी वो नहीं है। जैसे डिप्लोमेटिक पावर है और आपकी मिलिट्री पावर है या इमरजेंसी पावर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है प्रेसिडेंट की, वो गवर्नर को नहीं दी गई। ठीक है, गवर्नर को इमरजेंसी पावर में सिर्फ एक चीज़ है, वो जो प्रेसिडेंट रूल जब लागू होता है तब गवर्नर अपनी रिपोर्ट देता है कि प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए। ठीक है, वो स्पेशल पावर दिया है गवर्नर को, अदरवाइज कोई भी पावर नहीं है। इसके अलावा एक स्पेशल पावर है कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें वो सभी यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर की तरह काम करता है जो गवर्नर होता है। इसके अलावा जो वाइस चांसलर होते हैं उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, तो सभी चांसलर जो किसी स्टेट में कितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका चांसलर की तरह काम करता है और वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है। ये स्पेशल फंक्शन होता है गवर्नर का। ठीक है, याद रखना जब गवर्नर का जो सैलरी वगैरह होती है पार्लियामेंट डिसाइड करती है, बट अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर एक ही पर्सन है तो उसमें उसकी सैलरी का शेयरिंग कैसे होना चाहिए वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट बताएगा कि इस स्टेट से 40% उसका सैलरी आएगी और दूसरे स्टेट से 60%, या 3 स्टेट है तो 40-40-20, ऐसा जो भी डिवीजन करना है वो प्रेसिडेंट करेगा उसकी सैलरीज का। ठीक है, तो यहाँ पे ये गवर्नर आपका कंप्लीट हो जाता है। गवर्नर ये इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशल पावर्स हैं वो मैंने आपको बता दी और सारी सेम होती है जैसे आपकी वो होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम होता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे वैसे स्टेट लेवल पे होता है। सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है,
इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर आ जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपका स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे मैंने बताया 2 हाउसेज हो सकते हैं आपके, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी सब जगह पे नहीं होती है, कुछ ही जगह पे है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी हो सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स की हुई है। मैक्सिमम 500 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है, ठीक है। किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में मिनिमम 30 हो सकती है, ये छोटे स्टेट हैं तो यहाँ पे मिनिमम 30 हो सकती है। मिजोरम में मिनिमम 40 हो सकती है और नागालैंड में मिनिमम 46 होती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, जनरल रूल यही है कि मैक्सिमम 500 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है, बट इन सभी में मिनिमम जो है उसको एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ स्ट्रेंथ मैक्सिमम मिनिमम लिमिट रखी हुई है, हर एक स्टेट की अलग अलग होती है। जैसे आपने पंजाब की गवर्नमेंट की, पंजाब में लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो अलग होगी, यूपी की अलग होगी, ये डिपेंड करती है पॉपुलेशन बेसिस पे, ठीक है। पॉपुलेशन कैसी है उसका जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है वो डिसाइड करता है कि इस पर लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी बनेगी, ठीक है। और इसका मेंबर बनने के लिए क्या हो, 25 ईयर हो जो एज होनी चाहिए, और सारी क्वालिफिकेशन सेम जैसे हमने उसके लिए देखी थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, इसका भी लेजिस्लेटिव असेंबली का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। सिर्फ एक मेंबर जो होता है एंग्लो इंडियन से नॉमिनेट होकर आता है, वो डिपेंड करता है अगर गवर्नर को लगता है उसका सही उसमें से उनका प्रॉपर उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में, देन वो नॉमिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज सारा का सारा डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं एमएलएज का। जो एमएलएज आपने सुना होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बोलते हैं ना, आपके एमएलएज बन गए या हो गए करके, ठीक है। तो एमएलएज बनते हैं, फिर एमएलएज आपके मिनिस्टर बनते हैं उसी में आके, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने बताया सभी स्टेट में नहीं होती, कुछ स्टेट में होती है। इसकी भी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो फिक्स होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स हैं स्टेट में, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 हो सकती है, बट मिनिमम कितनी हो सकती है, 40। मतलब 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। और बट एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। पहले लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है, रेजोल्यूशन पास होने के बाद स्पेशल मेजोरिटी से, वो रेजोल्यूशन पास होने के बाद में आपके किसके पास जाती है, पार्लियामेंट के पास जाती है। पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के साथ में उसको अप्रूव कर सकती है कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है। जब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी तब वो डिसाइड करेगी उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए मिनिमम एज कितनी होती है, 30 ईयर्स होती है, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, ये चीज याद रखना। स्पेशल प्रोविजन है, बहुत स्पेशल प्रोविजन है। इसमें कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, सारे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो लोकल बॉडीज से आते हैं, म्यूनसिपैलिटीज से आते हैं, ट्रेड यूनियन से होते हैं। वो लोकल बॉडीज जो होती हैं उनसे, लोकल बॉडीज के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करके 1/3 मेंबर्स को चूज करते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। 1/12 मेंबर्स जो होते हैं वो ग्रेजुएट्स जो होते हैं आपके, जो आपके जिन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट कर दिया गया है, वो लोग इलेक्शन करके, वो लोग वोटिंग करके डिसाइड करते हैं, वो 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। 1/12 मेंबर्स जो होते हैं वो टीचर इलेक्ट करते हैं। वो टीचर क्या है, सेकेंडरी लेवल से ऊपर होने चाहिए, वो टीचर्स आपके वोटिंग करके 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो एमएलए वोटिंग करके इलेक्ट करते हैं। 1/3 यहाँ पे हो गए, 1/3 लोकल बॉडी से हो गए, 1/3 एमएलए जो आगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स रहेंगे वो फिर आपके वोटिंग करके डिसाइड करेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। तो 1/3 जो मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के होंगे वो एमएलए डिसाइड करेंगे, 1/3 लोकल बॉडीज, 1/12 ग्रेजुएट्स, 1/12 टीचर्स के द्वारा इलेक्ट होके आएंगे, और 1/6 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे गवर्नर के द्वारा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो 1/6 आपके नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। इनका इलेक्शन कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है और सिंगल ट्रांसफॉर्मेशनल वोट के थ्रू होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है इसका, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन ये होता है, और सभी स्टेट्स में नहीं है, ये चीज याद रखना। आपके पंजाब में नहीं है, ठीक है। सेम इसमें जो बिल्स होते हैं सेम तरीके से पास होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो हमने बताया फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है, वोटिंग होने के बाद में दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। उसके हाउस, दूसरा हाउस जब अप्रूव कर देता है तो वो गवर्नर के अप्रूवल के लिए जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है मैं बताता हूँ, कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो गया,
ठीक है, जो ऑर्डिनरी बिल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा गया है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कर सकता है, या तो उसको पास कर दे, या उसको रिजेक्ट कर दे, या कोई रिकमेंडेशन दे दे, या 3 महीने के अंदर में कोई एक्शन ना ले। ठीक है, अगर वो पास कर देता है तो गवर्नर के पास में अप्रूवल के पास में गवर्नर के अप्रूवल के लिए पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर वो रिकमेंड कोई अमेंडमेंट करता है कि उसमें अमेंड करना चाहिए तो वापस लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, वो चाहे तो पास कर सकता है उस चीज़ को, चाहे तो नहीं पास कर सकता है। ठीक है, अगर रिजेक्ट कर देता है या 3 महीने में कोई एक्शन नहीं लेता है तो वापस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में बिल चला जाएगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली वापस अगर उसको पास कर देता है, और चाहे वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट करे चाहे ना एक्सेप्ट करे, वापस लेजिस्लेटिव असेंबली अगर पास कर देता है तो फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में बिल जाएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में वापस बिल जाएगा अगर वो 1 महीने के अंदर में कोई एक्शन नहीं लेता है, या उसको रिजेक्ट कर देता है, या फिर से कोई अमेंडमेंट ऐसा पास करता है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, तब वो बिल अपने आप पास मान लिया जाएगा। मतलब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में यहाँ पे रिजेक्ट करने के बाद में भी ऐसा पावर नहीं है कि बिल रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने देखा था कि लोकसभा में अगर पास हो जाता है बिल, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा का 6 महीने के अंदर में कोई एक्शन नहीं लेती है, रिजेक्ट कर देती है, या फिर कोई अमेंडमेंट पास करती है जो लोकसभा एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन था वहां पे। यहाँ पे ऐसा कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। अगर एक बार लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया, 3 महीने में कोई एक्शन नहीं लिया, या कोई अमेंडमेंट पास की जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक्सेप्ट नहीं की है, तो उसके बाद में वापस लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल को पास कर दिया है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 1 महीने के लिए डिले कर सकता है बाद में, और या फिर रिजेक्ट कर देता है, तब भी वो पास मान लिया जाता है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को कम पावर दी गई है एज कंपेयर टू राज्यसभा। जो वहाँ पे दूसरा हाउस राज्यसभा थी उसकी पावर ज़्यादा थी, ज्वाइंट सिटिंग हो सकती थी वहाँ पे, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कर सकता है, पहले 3 महीने डिले कर सकता है, बट अगर दोबारा बिल पास हो गया तो 1 महीने डिले कर सकता है, रिजेक्ट भी करता है तब भी वो पास माना जाएगा। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की यहाँ पे बिल, ऑर्डिनरी बिल पास होने में बहुत ही कम पावर है। ठीक है, और अगर बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आया है, पहले में बिल पास आया था जो ऑर्डिनरी बिल आया था लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, उन्होंने पास किया था, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया था। अगर बिल ओरिजिनेट होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में और उन्होंने पास करके लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजा है, और लेजिस्लेटिव असेंबली ने डायरेक्टली उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो बिल वहीं पे खत्म हो जाता है, कोई ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा वहां पे। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया, लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसे रिजेक्ट कर दिया, बिल खत्म, वहां पे कुछ नहीं आगे डिसीजन होगा। ठीक है, मनी बिल के केस में जैसे लोकसभा राज्यसभा का है वैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है, ये सब वहीं पे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, गवर्नर के पास में चला गया डायरेक्टली अप्रूवल के लिए फिर। ठीक है, ये प्रोविजन सिर्फ वहां पे है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। कुछ आपके 7 या 8 स्टेट हैं, एक सेकंड में आपको कंफर्म कर देता हूँ। टोटल आपके 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी ये बाइकैमरिलम सिस्टम है, मतलब दोनों हाउसेस हैं। ठीक है, 6 स्टेट कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पहला था, अब उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रोविजन है। मनी बिल के केस में सेम है, लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ इसको रिकमेंड कर सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती है, 14 दिन तक डिले कर सकती है। अगर 14 दिन के अंदर में कोई एक्शन नहीं लिया तो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको वापस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर उन्होंने वापस पास कर दिया तो फिर पास होता है, फिर गवर्नर के पास में चला आता है, गवर्नर उसको रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, बट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। याद रखना, मनी बिल के केस में मैंने वापस प्रेसिडेंट को भी बताया था, प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज नहीं सकता है। जो ऑर्डिनरी बिल है वो आपको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, मनी बिल नहीं भेज सकता। बट यहाँ पे गवर्नर को है, मनी बिल को भी आप प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है, बट रिकंसिडरेशन के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं भेज सकता। ठीक है, और प्रेसिडेंट भी एक्शन ले सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, बट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है, मनी बिल के केस में। सो दीज आर ओनली जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो एक्सेप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा सारी की सारी सेम तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपके लोकसभा राज्यसभा काम करते हैं। ठीक है, ओथ लेते हैं, सेम तरीके डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी, सेम तरीके से जो हमने एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन बताई थी वो सारी की सारी होती हैं, उसका सेशन सेम तरीके से होता है। इसमें भी स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है। यहाँ पे याद रखना कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसमें भी आपका चेयरमैन होता है और
वाइस चेयरमैन चेयरमैन होता है और डिप्टी चेयरमैन होता है। यहाँ पे जो चेयरमैन होता है वो कोई वाइस प्रेसिडेंट या वाइस गवर्नर नहीं होता है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से ही इलेक्ट होके आता है मेंबर, उसको वो उसी का मेंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेयरमैन होगा वो आपका एज अ मेंबर ही होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होगा। वो जो राज्यसभा का जो चेयरमैन था वो राज्यसभा का मेंबर नहीं था। ठीक है, तो ये वो मेंबर की तरह डील करेगा फिर। ठीक है, तो दीज आर स्पेशल प्रोविजंस जो मैंने आपको बता दिए हैं इससे रिलेटेड करके, और सारी चीज़ें सेम होती हैं। एक बार आप पढ़ के देखना, आपको अगर कुछ डाउट्स आते हैं करके तो आप मुझसे पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके प्रिविलेजेस वगैरह भी सेम होते हैं, कलेक्टिव प्रिविलेज सेम होते हैं, इंडिविजुअल प्रिविलेज सेम होते हैं, जो मैंने आज ऑलरेडी आपको आज ही डिस्कस किए हुए करके। ठीक है, हाईकोर्ट मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा सारा कंप्लीट हो गया आपका स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट का जुडिशरी जो सिस्टम है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। सेंट्रल लेवल पे भी सब कुछ हो गया है करके आपका। अभी आपका मेन बचा है सेंटर स्टेट। हम कंस्टिट्यूंसीज भी तो इंक्रीज कर सकते हैं, तो फिर मोर पॉपुलेशन काउंसिल की नीड क्यों पड़ी है? काउंसिल की नीड इसलिए होती है बेसिकली कि कोई भी हास्टली डिसीजन लिया ना जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी एकदम जल्दी से डिसीजन ना ले, एकदम भावनाओं में बह के डिसीजन ना ले, या फिर अगर उनकी मेजोरिटी है आपकी किसी भी उसकी पार्टी की, तो वो पार्टी अपनी मनमर्जी ना कर चला सके, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है। जहाँ पे बड़े स्टेट होते हैं बेसिकली वहाँ पे बनाया जाता है कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है कि अगर बिल कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे पास किया जा रहा है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें जल्दी से जल्दी डिसीजन ना लेने बजाय उसमें प्रॉपर तरीके से डेलिब्रेशन डिस्कशन कर सकता है और डिसीजन ले सकता है। इसके अलावा इसमें क्या है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं, एक्सपर्ट आते हैं, वो एक्सपर्ट भी अपनी एडवाइस दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका डेलिब्रेशन डिस्कशन और लॉ मेकिंग पावर अच्छा हो जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए इसमें कुछ आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने दिया हुआ है करके कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या रोल है करके, उसमें आपको पता चल जाएगा। और बेसिकली यही है कि उसमें एक हास्टी डिसीजन ना लिया जाए और प्रॉपर तरीके से हो, और जो इसके मेंबर रहेंगे वो भी आपके मिनिस्टर बन सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स रहेंगे वो आपके मिनिस्टर बन सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका जो मिनिस्टर्स की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ग्रेजुएट टीचर से इलेक्टेड मेंबर आते हैं, लोकल बॉडीज से इलेक्टेड मेंबर आते हैं, तो इट विल इम्प्रूव द लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उसकी इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंप्रूव करता है। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड। तो अभी इंटर स्टेट रिलेशन और सेंटर स्टेट रिलेशन बाकी रह गया, और लोकल गवर्नमेंट बाकी रह गया, और शेड्यूल्स बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो ये मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, और आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, और आज का लेक्चर्स यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, और हम लोग चाहेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का इस चीज़ को, और आपका बहुत ही कम ही बचा है, आप लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ते रहिएगा और हम लोग कंप्लीट कर देंगे सिमिलरली 3 या 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।